नमस्कार, खबर तो समझिए देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। कानून व्यवस्था और तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों पर हमले को लेकर बिहार विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी विधायकों का आरोप है कि तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों को निशाना बनाया जा रहा है। उधर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के जन्मदिन में हिस्सा लेने जा रहे हैं। किस तरह से तमिलनाडु के अंदर उनको पीटा गया, किस तरह से संज्ञान नहीं लिया गया सरकार से। बिहार विधानसभा के चौथे दिन भी हंगामा जारी रहा। हंगामे की वजह तमिलनाडु से जुड़ी दो तस्वीरें रही। एक तस्वीर में बिहार के मजदूरों की पिटाई होते हुए दिख रही है, तो दूसरे में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव तमिलनाडु के सीएम का जन्मदिन मनाने तमिलनाडु पहुंचे हुए हैं। बीजेपी ने सदन में तमिलनाडु के मुद्दे को जोर शोर से उठाया। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि एक तरफ बिहार के लोगों को तमिलनाडु में मारा जा रहा है, तो दूसरी तरफ सदन में कोई जवाब देने वाला नहीं है। जो अपुष्ट सूचना है कि दर्जन भर से ज्यादा लोग की मृत्यु हुई है और सरकार इस पर मौन है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सदन के अंदर भी नहीं आए, संसदीय कार्य मंत्री भी नहीं, कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। तमिलनाडु में बिहार के लोगों पर हुए हमले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्य सचिव और डीजीपी को तमिलनाडु में रह रहे बिहार के लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सीएम ने ट्वीट में लिखा, मुझे समाचार पत्रों के माध्यम से तमिलनाडु में काम कर रहे बिहार के मजदूरों पर हो रहे हमले की जानकारी मिली है। मैंने बिहार के मुख्य सचिव एवं पुलिस महानिदेशक को तमिलनाडु सरकार के अधिकारियों से बात कर वहां रह रहे बिहार के मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। सीएम के निर्देश के बाद तुरंत बिहार के डीजीपी ने तमिलनाडु के डीजीपी से बातचीत की। तमिलनाडु के डीजीपी ने बताया कि मजदूरों पर हमले का वीडियो पूरी तरह से भ्रामक है। तमिलनाडु पुलिस ने ट्वीट किया, सोशल मीडिया और अन्य मीडिया प्लेटफॉर्मों पर ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि तमिलनाडु में उत्तर भारतीयों और हिंदी भाषी लोगों पर हमले किए जा रहे हैं। इन घटनाओं और तथ्यों की पुष्टि किए बिना ये अफवाहें पोस्ट की गई हैं। तमिलनाडु पुलिस ने बताया कि पहला वीडियो त्रिपुर में बिहार और झारखंड के मजदूरों के बीच झड़प का है, तो दूसरा वीडियो कोयम्बटूर में स्थानीय लोगों के बीच विवाद का। जाहिर सी बात है कि फेक न्यूज पर बेवजह पूरे दिन फसाद होता रहा। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और अमित कुमार की रिपोर्ट। अब आप फेक न्यूज पर फसाद को समझिए। तमिलनाडु में बिहार के लोगों की पिटाई की एक खबर सामने आई, जिसका एक वीडियो भी वायरल हुआ। वायरल वीडियो के जरिए पिटाई का दावा किया जा रहा था, जिसको लेकर आज बिहार विधानसभा में बीजेपी नेताओं ने जमकर हंगामा किया। तेजस्वी यादव के तमिलनाडु जाने पर उन्होंने सवाल उठा दिए। उनसे पूछ डाला कि जहां पिटाई हो रही है वहां के सीएम के जन्मदिन में तेजस्वी यादव क्यों गए। इस मामले में खुद सीएम नीतीश कुमार ने संज्ञान लिया और सीएम ने बिहार के डीजीपी और मुख्य सचिव को निर्देश दिया। तमिलनाडु के डीजीपी से बात करने को कहा गया, जिस पर तुरंत ही तमिलनाडु के डीजीपी का भी जवाब आ गया। तमिलनाडु के डीजीपी ने बताया कि बिहार के लोगों पर कोई हमला नहीं हुआ है। जो वीडियो सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है वो भ्रामक है। बिहार सहित सभी हिंदी भाषी लोग वहां पर सुरक्षित हैं। तमिलनाडु के डीजीपी का आधिकारिक बयान आने के बाद अब ये स्पष्ट संदेश है कि बिना जाने समझे किसी वीडियो पर भरोसा ना करें। नेताओं को भी बिना पुष्टि हुए किसी वीडियो को राजनीतिक बहस का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, इससे माहौल खराब होता है। बढ़ते हैं आगे। पूर्वोत्तर के 3 राज्य नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय में चुनाव के नतीजे आ गए हैं। त्रिपुरा, नागालैंड में जहां बीजेपी को जीत मिली है, तो वहीं मेघालय में एनपीपी सबसे ज्यादा सीटों पर जीती है। पूर्वोत्तर में जीत और दिल्ली में होली। ये तस्वीर दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय की है, जहां बीजेपी के कार्यकर्ता होली और दिवाली साथ साथ मना रहे हैं। मनाए भी क्यों नहीं, पार्टी का प्रदर्शन ही कुछ ऐसा है।
कार्यकर्ता आप देखेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय में होली से पहले होली के रंग देखने को मिल रहे हैं। तमाम कार्यकर्ता देखिए होली खेल रहे हैं जीत के जश्न में। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में चुनाव हुए। नागालैंड और त्रिपुरा में बीजेपी ने बम्पर जीत दर्ज की है और दोनों ही जगहों पर बीजेपी ने सत्ता में वापसी कर ली है। जबकि मेघालय में कॉनरॉड संगमा की पार्टी एनपीपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। तैयारियां की हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय में तमाम बीजेपी कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं जो कि जीत का जश्न मना रहे हैं। ये देखिए तमाम कार्यकर्ता उत्साहित हैं। हनुमान के वेशभूषा में भी ये कार्यकर्ता आए हैं जो कि जीत से उत्साहित हैं। इनसे बातचीत करेंगे। आप बताइए पूर्वोत्तर में भी बीजेपी को जीत हासिल हुई, क्या कहेंगे? ये पूर्वोत्तर में जो नॉर्थ ईस्ट में जीत हुआ है जब तो कार्यकर्ता को मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं और विशेष रूप से मैं अपने श्री राम रूपी माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। सीटों की बात करें तो नागालैंड में 60 विधानसभा की सीटें हैं। बहुमत के लिए 31 सीट चाहिए। बीजेपी ने अकेले दम पर बहुमत से काफी ज्यादा सीटें जीत ली हैं। बीजेपी प्लस यानी एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 38 सीटें आई हैं। एनपीएफ को 2 सीटें मिली हैं, जबकि एनपीपी 4 सीटें हासिल कर पाई। वहीं अन्य के खाते में 16 सीट गई है। यही हाल त्रिपुरा में भी है। त्रिपुरा में 60 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव में बहुमत के लिए 31 सीट चाहिए। यह बीजेपी गठबंधन बहुमत के आंकड़े से काफी आगे है। बीजेपी प्लस यानी एनडीए के खाते में 33 सीटें गई हैं, जबकि सीपीआई-एम और उसके गठबंधन ने 14 सीटें हासिल की और टीएमपी को 13 सीटें मिली हैं। मेघालय की बात करें तो यहाँ त्रिशंकु विधानसभा जैसे हालात हैं। एनपीपी सबसे बड़ी पार्टी है जो 27 सीटों पर जीती है। बीजेपी के खाते में 2 सीटें आई हैं। वहीं कांग्रेस के खाते में 5 सीटें गई, जबकि टीएमसी को भी 5 सीटें मिली हैं। वहीं अन्य के खाते में 20 सीटें गई हैं। कयास ये है कि एनपीपी के कॉनराड संगमा बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे, यानी यहाँ भी बीजेपी के लिए अच्छे दिन ही हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले 2023 में मिली इस जीत ने बीजेपी कार्यकर्ताओं का उत्साह चौगुना कर दिया है। साथ ही 2023 में 2024 की झलक दिखाती इस जीत ने बता दिया कि मोदी का जादू अब भी सिर चढ़कर बोल रहा है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से लखबीर सिंह शेखावत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो 2023 में 2024 की झलक को अब आप समझिए। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में चुनाव हुए, 2 राज्यों में बीजेपी की बम्पर जीत हुई और जीत ने एनडीए को 2024 के लिए बूस्टर डोज दे दिया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। पूर्वोत्तर के नतीजे संकेत हैं कि मोदी का जलवा बरकरार है। पीएम मोदी आज भी देश की जनता के दिलों पर राज कर रहे हैं। जनता मोदी के सिवा किसी और पर भरोसा नहीं करती है। मोदी के आगे सारे फैक्टर फेल हैं। लाख पदयात्रा कर ले, फिलहाल मोदी का कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा है। 2023 में हुई पूर्वोत्तर की इस जीत ने लोकसभा चुनाव 2024 की झलक दिखला दी है और ऐसे में बीजेपी में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे रामगढ़ उपचुनाव की। रामगढ़ उपचुनाव में आजसू प्रत्याशी सुनीता चौधरी ने कांग्रेस प्रत्याशी बजरंग महतो को 21,970 वोटों के अंतर से हरा दिया। इसके साथ ही आजसू को रामगढ़ में खोई सियासी जमीन वापस मिल गई। रामगढ़ में आजसू की जीत की घोषणा के साथ ही रंग और गुलाल उड़ने लगे। महिला कार्यकर्ता नाचने गाने लगी और आजसू की जीत पर सोहर गुनगुनाने लगी। आजसू उम्मीदवार सुनीता चौधरी ने पहले राउंड से ही बढ़त बनाए रखी थी। पहला, दूसरा, तीसरा और एक-एक राउंड गुजरता गया।
और आसू और कांग्रेस के बीच वोटों का अंतर भी बढ़ता चला गया। 11वें राउंड की काउंटिंग के बाद कांग्रेस प्रत्याशी बजरंग महतो को 93,699 और आसू प्रत्याशी सुनीता चौधरी ने 15,699 वोट हासिल किए। इसके साथ ही आसू ने कांग्रेस पर 21,970 वोटों के अंतर से जीत दर्ज कर ली। आसू प्रत्याशी ने इस जीत को रामगढ़ की जनता की जीत करार दिया है। सभी को धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि मैं तो अब विधायक बन गई। मैं तो सभी के लिए हूँ, ये दूसरे पार्टी हो या अपने पार्टी हो या किसी भी पार्टी के हो, मैं सभी के लिए विधायक बनी हूँ और सभी जनता के लिए बनी हूँ। दूसरे जाति पाति भी मुझे नहीं देखना है, न किसी को कोई ये देखना। आपके पास मैं आई हूँ काम करने, तो मैं काम करूँगी, उनकी सेवा करूँगी। पिछली बार कई कमियां रही थी, जिस कमियों को इस बार दूर किया गया और काफी लोगों के बीच में जाकर, पब्लिक के बीच में जाकर सभी अपने बातों को हम लोगों ने रखा और पब्लिक ने इस बार बहुत ही अच्छा समर्थन और सहयोग लोगों को मिला। इस हार ने यूपीए सरकार की नीतियों को नकार दिया। ताबड़तोड़ सरकारी घोषणाओं का कोई फायदा नहीं हुआ, न ही SC, ST और OBC रिजर्वेशन का दांव ही काम आया। 1932 का खतियान भी जनता को लुभा नहीं पाया। यही नहीं, कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक भी खिसक गया। 2019 की हार से सबक लेते हुए इस बार आसू और बीजेपी साथ साथ चुनावी मैदान में उतरे। इससे एनडीए को 2024 की तैयारी के लिए नई ऊर्जा मिली। तो आसू अध्यक्ष सुदेश महतो का सियासी कद भी बढ़ गया था कि 2023 का ये चुनाव 24 के आने वाले आम चुनाव से लेकर जो मूल चुनाव होने हैं उसको इंगित करेगा। ये सारा उत्सव है और आज मैं धन्यवाद दूंगा अपने सभी वर्कर्स को, खासकर चूल्हा पर। रामगढ़ उपचुनाव में मिली जीत ने एनडीए खेमे को नई सियासी ऊर्जा दी है, तो यूपीए को मायूसी हाथ लगी। साथ ही रामगढ़ के चुनावी अंक गणित ने 2024 में दोनों गठबंधन के बीच होने वाली जंग की एक झलक भी दिखा दी। और आइए अब समझते हैं आजसू की इस बड़ी जीत के मायने को। जनता ने इस सरकार की नीतियों को नकार दिया है। सरकार की ताबड़तोड़ घोषणा का असर भी जनता के ऊपर नहीं हुआ। SC, ST और पिछड़ा आरक्षण यहां पर काम नहीं आया। 1932 खतियान आधारित नियोजन नीति भी लोगों को लुभा नहीं पाई। बीजेपी आजसू साथ हो जाएं तो हराना मुश्किल होगा। बता दें कि 2019 में दोनों अलग अलग लड़े थे। इस नतीजे से सुदेश महतो का झारखंड की सियासत में कद बढ़ेगा। एनडीए को 2024 की तैयारी को बल मिलेगा। सत्ता पक्ष को हार के बाद समीक्षा करनी होगी। कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक खिसक गया है। पिछले चुनाव से कांग्रेस को कम वोट मिले हैं और सत्ता पक्ष को लगातार 5 चुनाव के बाद ये हार मिली है। इससे पहले जितने उपचुनाव हुए उसमें सत्ता पक्ष की जीत हुई थी, लेकिन इस उपचुनाव में सत्ता पक्ष की हार हुई है, जिसकी समीक्षा करनी होगी। बढ़ते आगे, नागालैंड में बिहार की रीजनल पार्टियों ने भी किस्मत आजमाया था। बड़ी बात यह रही कि चिराग पासवान की LJP-R को 2 सीटें मिली, जबकि नीतीश कुमार की JDU को मात्र 1 सीट। अब रिजल्ट के बाद सियासत गर्म है। तीन राज्यों में हुए चुनाव के नतीजे आ गए। बड़ी बात है कि नागालैंड के चुनावी नतीजों ने बिहार में सियासी बहस छेड़ दी है। बहस ये कि क्या नीतीश पर चिराग भारी हैं? जनताओं में उनकी विश्वसनीयता खत्म हो गई है, इकबाल खत्म है। जो अपने स्टेट में अपने को नहीं एस्टेब्लिश कर सके वो बाहर कहां से होगा। दरअसल नागालैंड में 2 सीटों पर चिराग पासवान की LJP-R को जीत मिली है, तो नीतीश कुमार की JDU को बस 1 सीट से संतोष करना पड़ा। इससे भी बड़ी बात ये कि जहां चिराग पासवान की LJP-R को 6% वोट मिले हैं, तो नीतीश कुमार की JDU को मात्र 4%। वैसे JDU के खाते में पिछले विधानसभा चुनाव में भी 1 ही सीट आई थी, लेकिन वोट का प्रतिशत 4.5 से घटकर 4% रह गया है, जिसकी वजह से JDU का राष्ट्रीय पार्टी बनने के सपने पर पानी फिर गया और इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल चिराग फैक्टर का रहा। इस परिणाम के बाद JDU नेता सफाई दे रहे हैं।
जबकि आरजेडी नेता सवाल को टालते दिखे। चिराग फैक्टर ने असर डाल दिया आपको नागालैंड में भी और राष्ट्रीय पार्टी बनने में? कहीं फिर से एक बार रोड बन गए चिराग फैक्टर? चिराग फैक्टर्स को कोई लेना देना नहीं है, जनता है। जनता सही समय में जवाब देगी, मैं ही कहूँगा भाई, किसी को क्यों कहूँ, चिराग को लेना देना नहीं है। जेडीयू को नुकसान नागालैंड में चिराग फैक्टर? अब एक फैक्टर की बात कर रहे हैं तो फैक्टर तो देखबे किए कि भाई चचा भतीजा में फाड़ हो गया, वही फैक्टर काम किया। अब और आने वाला कल में देखते ही जाइएगा क्या क्या होगा। 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए जेडीयू नेता इस प्रयास में थे कि वो पूर्वोत्तर के राज्यों में जीतकर राष्ट्रीय पार्टी बन जाएं। लेकिन यहाँ भी चिराग फैक्टर ने राष्ट्रीय पार्टी बनने के सपने पर पानी फेर दिया। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखते हैं हेडलाइंस।